हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रैक डेटा इंजीनियरिंग। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सीरीज जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टाइगर एनालिटिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चन के साथ। लेट्स स्टार्ट। तो our first question is explain your current project architecture and your role in it. For this question, never listing your technologies, always start with your business problem. लाइक मेरा प्रोजेक्ट एफएमसीजी डोमेन है जहाँ हम सेल्स और सप्लाई चेन डेटा को प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करके बिजनेस यूजर्स और डेटा साइंस टीम को प्रोवाइड करते हैं। तो जो मेरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर है उसमें सबसे पहले डेटा मल्टीपल सोर्स से आता है, जैसे पीओएस, पीओआई, फ्लैग फाइल्स, डेटाबेसेस या सिस्टम्स। तो फर्स्ट लेयर होती है, तो मेरा जो आर्किटेक्चर है वो मेडिलियन आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट लेयर में, इंजेक्शन लेयर में क्या होता है कि हम अजूर डेटा फैक्ट्री का यूज़ करके डेटा को इंजेस्ट करते हैं और उसको शेड्यूल करते हैं। ठीक है। देन फिर रॉ डेटा, जो रॉ डेटा होता है उसको हम एडीएलएस जेन 2 में लोड करते हैं और इस लेयर को हम रॉ लेयर या फिर ब्रॉन्ज लेयर भी कहते हैं। उसके बाद अजूर डेटा ब्रिक्स में हम पाइसपार्क जॉब्स को रन करते हैं और डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, वैलिडेशंस और बिजनेस रूल सप्लाई करते हैं। देन ये प्रोसेस डेटा सिल्वर लेयर या गोल्ड लेयर में स्टोर किया जाता है। फाइनली हम क्यूरेटेड डेटा को रिपोर्टिंग टूल्स और डेटा साइंस टीम को कंज्यूम करने के लिए दे देते हैं। फॉर मॉनिटरिंग वी यूज एजोर मॉनिटर एंड टीम अलर्ट्स, जिससे जॉब फेलियर या डेटा क्वालिटी में कोई इशू आता है तो उसका नोटिफिकेशन टीम चैनल्स पर चला जाता है। फिर मेरा रोल इस प्रोजेक्ट में है कि जो मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लाइक एग्जिस्टिंग ऑल्टेक्स वर्कफ्लो को पाइसपार्क कोड में माइग्रेट करना, एजोर डेटा ब्रिक्स में ईटीएल पाइपलाइंस को डेवलप करना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना, एटीएफ पाइपलाइन को क्रिएट करना, उनको मेंटेन करना, इम्प्लीमेंटिंग डेटा क्वालिटी चेक्स एंड सपोर्ट सीआईसीडी प्रोसेसेस एंड प्रोडक्शन इश्यूज को ट्रबल शूट करना। तो ये मेरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। इम्पैक्ट जो मैंने काम किया है प्रोजेक्ट में, उसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पड़ता है कि लाइक मल्टीपल वर्कफ्लो को माइग्रेट, जो हमारा डेटा को माइग्रेट किया, हमने मल्टीपल वर्कफ्लो को माइग्रेट किया। स्पार्क जॉब्स को ऑप्टिमाइज स्पार्क जॉब्स जो थी हमारी, उनको हमने ऑप्टिमाइज किया, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन टाइम जो हमारा था वो लगभग 60% रिड्यूस हुआ। इससे प्रोसेसिंग फास्टर हुई और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज हुआ। तो जब भी ये मेरा खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट है, तो मैं अगर मुझसे ये क्वेश्चन किया जाए तो मैं इसको कुछ इस टाइप में बताऊंगी, इस सीक्वेंस में बताऊंगी। पहले मैं अपना प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करूंगी, फिर मैं अपना प्रोजेक्ट रोल डिस्क्राइब करूंगी कि मैंने उसमें क्या किया, मेरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या थी और फिर उसमें इम्पैक्ट क्या पड़ा। और एंड में क्लोजिंग लाइन मेरी ये रहेगी कि सो ओवरऑल आई एम इन्वॉल्व इन कंप्लीट डेटा इंजीनियरिंग लाइफ साइकिल प्रोसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम इंजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्टिमाइजेशन एंड मॉनिटरिंग एंड डिप्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ गलती करते हैं कि वो सिर्फ ना टेक्नोलॉजीज बता देते हैं, लेकिन जो इंटरव्यूअर होता है उसको आपके प्रोजेक्ट का पूरा आर्किटेक्चर समझना होता है। तो इसीलिए आंसर को हमेशा इस सीक्वेंस में बोलिएगा। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर बताना है, देन उसके बाद आपका की रोल्स क्या उस प्रोजेक्ट में वो बताना है, और उसके बाद आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या पड़ा वो बताना है। So, next question is how do triggers work in Azure Data Factory? Explain schedules, event and tumbling window triggers. तो ट्रिगर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स कैसे वर्क करते हैं एजोर डेटा फैक्ट्री में, और जो 3 टाइप के ट्रिगर्स हमारे पास होते हैं, जैसे स्केड्यूल ट्रिगर है, इवेंट ट्रिगर है और टम्बलिंग ट्रिगर है, उनको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। सो ट्रिगर्स इन एजोर डेटा फैक्ट्री आर यूज्ड टू ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट पाइपलाइंस। Instead of manually running a pipeline, we can configure a trigger to run it based on the specific condition or schedule. Think of a pipeline as a train and trigger as a signal that tells the train when to start moving. So, in ADF, ADF mainly provides 3 types of triggers: schedule trigger, event trigger, and tumbling window triggers. What is schedule trigger? So, schedule triggers runs a pipeline at a fixed date and time. Suppose
We have to run a pipeline every day at 2 a.m. or every Monday at 9 a.m. or run on a first day of every month. So for this type of pipelines, we can schedule a trigger. For event, and now come to the event trigger. Event trigger runs a pipeline when a specific event occurs, like a new file is uploaded to ADLS or a file is deleted from the storage container. So instead of checking every few minutes whether a file exists, ADF automatically starts a pipeline when the event happens. It is ideal for real-time processing. And third one is a tumbling window trigger. Tumbling window triggers runs the pipeline for fixed, continuous or non-overlapping time intervals. Suppose we have a time periods like 1 to 2 a.m., 2 to 3 a.m. and 3 to 4 a.m. So for each time interval, we create a window. That is a window tumbling window trigger. What it do? Each window execute exactly one. If a window fails, it can be rerun without affecting the other windows. Like in my project, we receive a transaction data every hour. Our tumbling window process 1 hour chunks separately. Suppose if 2 a.m. window fail, only the specific window needs to rerun, not the other. It will not affect the other windows. It is ideal for incremental and time-based processing. Now come to the third question. How would you implement SCD type 1 and type 2 in PySpark? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. मेनली सारे इंटरव्यूअर्स इस क्वेश्चन को जरूर पूछते हैं कि क्या आपने SCD टाइप 1 टाइप 2 का यूज़ किया है, इम्प्लीमेंट किया है. तो जैसे कि मेरा प्रोजेक्ट है, तो उसमें मैंने क्या किया था, मेरे उस प्रोजेक्ट में डायमेंशन टेबल्स जैसे कस्टमर और प्रोडक्ट. तो उसमें क्या होता है कि चेंजेस रिक्वायर होते हैं, लाइक फॉर एट्रीब्यूट्स वेयर हिस्ट्री वाज नॉट रिक्वायर्ड. जैसे कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें कि हिस्ट्री रिक्वायर्ड नहीं होती, तो हम उसमें SD1 टाइप 1 का यूज़ कर सकते हैं यूजिंग डेल्टा मर्ज. तो वो क्या करता है, डेल्टा मर्ज क्या करता है, ओवरराइट कर देता है एग्जिस्टिंग वैल्यू को. लेकिन कुछ बिजनेस क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसमें हिस्टोरिकल डेटा को ट्रैक करना मीन्स कंपलसरी होता है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए जब हमको हिस्ट्री चाहिए रहती है तो हम SGD टाइप 2 का यूज़ करते हैं. ठीक है. By expiring the current record using end date and inserting a new active records with the start date and current flag. This allowed us to maintain complete historical change while supporting the analytical reporting. Like see, हमारे पास SD1 टाइप 1 है, तो इसमें क्या करना है, इसमें हमें पास इसके प्रोसेस होते हैं. सबसे पहले हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग डेटा होगा. ठीक है. कोई हमारे डेटा टेबल है, एग्जिस्टिंग टेबल है. तो जैसे सपोज इसमें हमारे पास ना जो एलिस है उसका जो प्लेस है, लोकेशन है, वो दिल्ली है, बॉब की पुणे है, एंड यहाँ पास टेबल सिटी है. ठीक है. एट्रीब्यूट्स ID नेम सिटी. लेकिन जो हमारे पास अपकमिंग डेटा आ रहा है, तो उसमें जो होगी एलिस की जो लोकेशन होगी, सिटी होगी, वो चेंज हो जाएगी, मुंबई. ठीक है. पहले उसकी दिल्ली थी, अब वो मुंबई हो गई है. तो एसडी टाइप 1 में यही होता है कि जो हमारा प्रीवियस डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है और न्यू डेटा से वो ओवरराइट हो जाता है. ठीक है. तो ये उसकी कोडिंग है. आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि कोडिंग करके दिखाओ, लिख के दिखाओ कैसे, हाउ यू इम्प्लीमेंट SD1 टाइप 1. तो हम एग्जिस्टिंग डेटा को लेते हैं, फिर अपडेट करते हैं उस डेटा को, और फिर उसके बाद उसमें यूनियन ऑल का यूज़ करके हम उसको मर्ज कर देते हैं. टाइप 1 क्या करता है, ओवरराइट करता है. ऑलवेज रिमेंबर, टाइप 1 ओवरराइट करता है डेटा को, और टाइप 2 जो होता है वो हिस्ट्री को रखता है. और हिस्ट्री को रखने के लिए हम उसमें एंड डेट और स्टार्ट डेट का यूज़ करते हैं, लाइक अ करंट फ्लैग. सी SG टाइप 2 है, इसमें हम क्या करेंगे, SG टाइप 2 है, इसमें हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर लिट का यूज़ करेंगे. लिट क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, इंसर्ट करता है कांस्टेंट वैल्यू और लिटरल्स को इंसर्ट करता है. ठीक है. कांस्टेंट वैल्यू लाइक ट्रू वैल्यू, ट्रू फॉल्स, नन, इन सबको. और करंट डेट क्या करेगा, हमारे पास रिटर्न करेगा आज की डेट को, मीन्स आज जो करंट डेट होगी उसको रिटर्न करता है.
और व्हेन का यूज हम तब करते हैं फॉर कंडीशनल लॉजिक, लाइक एल्स व्हेन, सीक्वल के जो केसेस होते हैं हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पर एग्जिस्टिंग में क्या हो रहा है, अगर करेंट डेट ट्रू है, ठीक है, मतलब एक्टिव है वो अभी, और अगर एंड डेट नन है, तो उसके पास कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है। फिर अपडेट जो हमारा डेटा फ्रेम होगा, अपडेट, उसमें क्या करेंगे हम कि एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, जिसमें कि जो हमारी क्या बोलते हैं, अब इसमें एलिस की लोकेशन अपडेट हो रही है ना, तो एलिस की लोकेशन मुंबई हो गई, कैरल की चेन्नई है, ठीक है, सॉरी। और ये एक नया डेटा है, जो नया डेटा आया है इसको ओवरराइट करना है, और एग्जिस्टिंग ये बॉब की तो ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमको चेंज करनी है। अब चेंज कैसे करेंगे कि हम जॉइन को यूज़ करेंगे, जॉइन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। जॉइन क्या करेंगे, जॉइन एग्जिस्टिंग एंड अपडेट्स ऑन आईडी टू फाइंड द मैच रिकॉर्ड्स। एंड जो फिल्टर होगा वो हमारा, जो फिल्टर है उसको हम यूज करेंगे, कीप ओनली दोज रोज वेयर द सिटी इज एक्चुअली चेंज, ठीक है। जो सिटी चेंज हुई है सिर्फ उसी को रखेगा फिल्टर, नॉट अपडेट। देन सेलेक्ट जो होगा वो पिक करेगा ओल्ड वैल्यूज को फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, फिर ओल्ड वैल्यू को, एंड वी नीड ओल्ड रोज टू एक्सपायर, क्योंकि हमें जो पुरानी जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको हमको एक्सपायर डेट मेंशन करनी है वहाँ पर। और देन फिर उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा कि ओनली एलिस ओल्ड न्यू दिल्ली है, एलिस की जो प्लेस है वो न्यू दिल्ली है। देन उसको हम उसको एक्सपायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ जो एग्जिस्टिंग डेटा ऑलरेडी है उसको एक्सपायर भी करना रहता है। तो एस डी टाइप 2 में यही होता है, हमें मर्ज नहीं करना है, हमें ओवरराइट नहीं करना, हमें उसमें मतलब ओवरराइट कर देंगे तो डिलीट होएगा प्रीवियस डेटा, लेकिन हमको इसमें हिस्ट्री रखनी है। तो हिस्ट्री रखने के लिए हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग डेटा को करंट फ्लैग्स उसको एक फ्लैग देना पड़ता है, तो एक्सपायर डेट उसको दे देंगे। तो एक्सपायर डेट देने के लिए हम कोड लिखेंगे, चेंज डॉट फिट विद कॉलम इज करेंट लिट फॉल्स, अगर वो करेंट डेट है तो फॉल्स है, और अगर एंड डेट है तो उसमें करेंट डेट फिक्स कर देंगे। एक चीज और है, अगर इस करंट फॉल्स है तो फॉल्स का मतलब यहाँ पर ये है कि अब ये डेटा नो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। और अगर एंड डेट जो है वो टुडे की आ रही है, मतलब आज की एंड डेट आ रही है, तो ये जो रिकॉर्ड है ये उसका मतलब इसकी ये जो करंट डेट है वो ये मेंशन करेगा कि इस रिकॉर्ड का इस डेट से वैलिडेशन एंड होता है। देन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे, और रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास कि जो भी हमारा न्यू डेटा होगा वो हमारे पास शो हो जाएगा। अगर हम इंटरव्यू को वन लाइन में एक्सप्लेन करेंगे, एस डी वन टाइप और एस डी वन टाइप 2 क्या होता है, तो मेनली यही होता है कि एस डी वन टाइप जो होता है वो ओवरराइट करता है एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, उसमें हिस्ट्री मेंटेन नहीं होती है। एंड टाइप 2 इज अ एक्सपायर ओल्ड रिकॉर्ड एंड इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, complete history maintained using start date and current flag. Now come to the fourth question. Write a SQL query to find the duplicate records in a table. ये तो बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमें डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड आउट करना है टेबल में से। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी दिया है, हमारे पास नेम दिया, हमारे पास ईमेल दिया। अब यहाँ पर ईमेल जो है वो रिपीट हो रही है, डुप्लीकेट ईमेल्स आईडी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो अगर हमको सिर्फ फाइंड आउट करनी है फाइंड डुप्लीकेट ईमेल्स, तो इसके लिए क्वेरी होती है सिलेक्ट ईमेल काउंट ऑल एज डुप्लीकेट फ्रॉम। अब तो ये क्या करेगा, ईमेल को कि जितने भी डुप्लीकेट ईमेल्स है उसको काउंट करेगा, और उसको उस कॉलम का नाम दे देगा डुप्लीकेट काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल्स ग्रुप बाय ईमेल। सेम ईमेल का ग्रुपिंग हो जाएगी, तो उसको काउंट करेगा 1 2, तो दो दो ग्रुप, मतलब इस ग्रुप में दो ईमेल आईडी आ रही है, एक्स वाई जेड सिंगल है तो इस ग्रुप में एक ही ईमेल आईडी है, इस ग्रुप में भी एक ही ईमेल आईडी है। तो जिसमें दो लोग का जिसमें काउंट ज़्यादा आ रहा है तो उसका काउंट निकाल के वो जो फर्स्ट आएगा वो उसको दे देगा टोटल कितने काउंट हो रहे हैं। तो ABC के टोटल टू टू डुप्लीकेट्स काउंट हो रहे हैं, ओके।
देन अगर हमको निकालना है कि सारी की सारी डुप्लीकेट्स रो बताओ कि टोटल कितनी डुप्लीकेट्स रो हैं, तो इसके लिए हम इसमें विंडो फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम डुप्लीकेट के लिए विंडो फंक्शन यूज़ करेंगे विथ CTE एज सेलेक्ट ऑल रो नंबर ओवर द पार्टीशन बाय, पार्टीशन करेंगे ईमेल के थ्रू, ऑर्डर बाय करेंगे, ईमेल आईडी को ऑर्डर बाय करेंगे और उसका एक विंडो फंक्शन बना देंगे। अब हम इसमें रो नंबर यूज़ किया, तो रो नंबर हमने क्यों यूज़ किया, रो नंबर हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि रो नंबर जो होता है वो कभी भी स्किप नहीं करता है ना। तो रो नंबर तो 1 2 3 4 5 ऐसे आएगा। जब हम इसको पार्टीशन करेंगे, सपोज हमने ईमेल को पार्टीशन किया है ना, तो इसको दे देगा रोल नंबर 1, इसको रोल नंबर 2 दे देगा, इसको 1 देगा, इसको 2 देगा। ठीक है, इसके हिसाब से वो काउंट करके दे देगा। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी वेयर रैंक इज ग्रेटर देन 1। तो जितने भी जिस जिस रो में डुप्लीकेट है वो सारी की सारी रोज आपको फाइंड आउट करके दे देगा, ऑल द डुप्लीकेट रोज। Then next question is how do you start an ADF pipeline after a failure? तो ADF में अगर कोई पाइपलाइन फेल हो जाती है तो उसे रीस्टार्ट करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं, लाइक टेम्पररी फेलियर। अगर कोई टेम्पररी फेलियर होता है किसी नेटवर्क इशू की वजह से या किसी सोर्स सिस्टम फेलियर की वजह से, तो इसके स्टेप्स ये होते हैं कि सबसे पहले ADF मॉनिटर टैब ओपन करो, पाइपलाइन को रन करो, सेलेक्ट द फेल्ड पाइपलाइन एंड क्लिक रीरन। देन सेकेंड स्टेप होता है कि रीरन द फेल्ड एक्टिविटी। अगर कोई एक्टिविटी फेल हो रही है, ठीक है, इफ अगर पाइपलाइन पूरी प्रॉपर्ली डिजाइन लेकिन कोई एक पर्टिकुलर एक्टिविटी फेल हो रही है तो उस एक्टिविटी को रीरन कर दो। थर्ड होता है कि ट्रिगर पाइपलाइन अगेन। अगर वो क्या बोलते हैं कि अगर पाइपलाइन शेड्यूल ट्रिगर है या इवेंट ट्रिगर है, तो उसमें क्या होता है कि हम उसको पर्टिकुलर मतलब उसको हम या तो स्केड्यूल ट्रिगर से या तो इवेंट ट्रिगर से रन कर सकते हैं। तो मैनुअल इसको हम मैनुअली भी ट्रिगर कर सकते हैं, लाइक ऐड ट्रिगर कर सकते हैं या फिर ट्रिगर नाउ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ पाइपलाइंस होती है ना, अब ट्रिगर वाली पाइपलाइन लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि ट्रिगर पाइपलाइंस होती है, स्केड्यूल ट्रिगर होता है, इवेंट ट्रिगर होता है। अगर ये पाइपलाइन फेल होती है हमारी, तो इसमें हम इसको मैनुअली भी रीरन कर सकते हैं बाय यूजिंग ऐड ट्रिगर एंड ट्रिगर नाउ। फोर्थ होता है यूज रीट्राई पॉलिसी। दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द टेम्परेरी फेलियर। अगर एक्टिविटी फेल होती है तो ADF ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स इसको हम वो कर सकते हैं, मैनुअली चेंज कर सकते हैं। तो इसमें हमने रीट्राई 3 दिया है, तो इसमें क्या करेगी ADF ऑटोमेटिकली 3 टाइम्स रीट्राई करेगा। दैन फिफ्थ होता है हमारा इंक्रीमेंटल लोड डिजाइन। रियल प्रोजेक्ट्स में मेनली हम पाइपलाइन को इंक्रीमेंटल डिजाइन करते हैं, लाइक लास्ट सक्सेसफुल लोड टाइम मेंटेन करते हैं, वाटरमार्क टेबल को यूज करते हैं और डेल्टा प्रोसेसिंग करते हैं। इससे फेलियर के बाद पूरा डेटा रीप्रोसेस नहीं करना पड़ता है, पाइपलाइन सिर्फ फेल्ड बैच या मिसिंग डेटा को रीप्रोसेस करती है। So in short, we can say that in our interview, like if an ADF pipeline fails, I first analyze the failure for the monitor tab and activity logs. For temporary failure, I use rerun option or trigger the pipeline again. In production environment, I prefer designing pipelines with the incremental processing and watermark logic so that only a missed data is processed after recovery. Additionally, I can configure retry policy to handle the transient failure automatically. Then next question is explain the different ADF activities you have used in the production. तो इंटरव्यू में जब ये क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटरव्यूअर सिर्फ एक्टिविटी के नाम नहीं सुनना चाहता है, वो देखना चाहता है कि आपने प्रोडक्शन में प्रोजेक्ट में उन्हें यूज कैसे किया है। Like in my project, I have worked extensively with ADF for orchestrating and ETL pipeline. Some of the key activities I use like copy activity, Databricks notebook activity, lookup activity, for each activity, and if condition activity. Okay, so अब इनको हम डीप में समझते हैं कि कॉपी एक्टिविटी क्या होता है। और तो कॉपी एक्टिविटी क्या होता है? कॉपी एक्टिविटी यूज होता है टू मूव द डेटा फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसको सीक्वल सर्वर से ADLS Gen 2 में डेटा को ट्रांसफर करते हैं। CSV फाइल्स को डेटा लेक में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है और डेटा लेक को SQL डेटाबेस में ट्रांसफर करने के लिए हम कॉपी एक्टिविटी का यूज करते हैं।
So copy activity was the most frequently used activity for data ingestion for the multiple source system to the ADLS. नाउ सेकंड इज डेटाबेस नोटबुक. डेटाबेस नोटबुक जो होता है वो यूज होता है एग्जीक्यूट पाइस्पार्क नोटबुक को एग्जीक्यूट करने के लिए फ्रॉम एडीएफ. सो यूज केस होते हैं कि आफ्टर इंजेक्शन, जब भी डेटा इंजेक्शन होता है तो एडीएफ ट्रिगर करता है डेटा नोटबुक को फॉर डेटा क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, एग्रीगेशन एंड डेटा क्वालिटी चेक्स के लिए. सो we use database notebook activity to execute PySpark transformation logic and process the large volume of data. And third one is the lookup activity. Lookup activity is used to read the configuration value and metadata. Like we maintain the configuration table which containing source name, file path, load type, watermark values. तो ADF क्या करता है, डायनेमिकली इन वैल्यूज को रीड करने के लिए लुकअप एक्टिविटी का यूज करता है. देन फोर्थ इज फॉर ईच एक्टिविटी. सो फॉर ईच एक्टिविटी का यूज होता है जब भी हमको मल्टीपल आइटम से उनको लूप में एग्जीक्यूट करना है, तो हम फॉर ईच एक्टिविटी का यूज करते हैं जब भी हमारे पास मल्टीपल आइटम्स होते हैं. ये इसका यूज केस होता है कि ये प्रोसेस करते हैं मल्टीपल फाइल्स और टेबल्स को डायनेमिकली. सपोज हमारे पास 50 सोर्सेस टेबल्स हैं, उनको हमको इंजेस्ट करना है, तो हम हर एक आइटम के लिए, हर एक सोर्स टेबल के लिए सिंगल पर्टिकुलर पाइपलाइन क्रिएट नहीं करेंगे. Instead of creating 50 pipelines, one pipeline handle all the tables dynamically. Now fifth is the if condition activity. If condition activities इसका पर्पस होता है कि ये एग्जीक्यूट करता है लॉजिक बेस्ड कंडीशन को. ओके, लाइक फुल लोड है या फिर इंक्रीमेंटल लोड है. इफ लोड टाइप फुल है तो रन करो फुल लोड को, एल्स रन इंक्रीमेंटल लोड. तो ये इफ कंडीशन को, जब हमारे पास इफ कंडीशन आती है तो हम इफ कंडीशन एक्टिविटी का यूज करते हैं लॉजिकल कंडीशंस के लिए. सिक्स होता है हमारे पास एग्जीक्यूट पाइपलाइन एक्टिविटी. एग्जीक्यूट पाइपलाइन एक्टिविटी क्या करता है कि कॉल वन पाइपलाइन फ्रॉम अनदर. सपोज हमारे पास मास्टर पाइपलाइन है, तो मास्टर पाइपलाइन को कॉल करने के लिए हम, ये एक एग्जीक्यूट पाइपलाइन एक्टिविटी होती है, उससे वन बाय वन सारी पाइपलाइंस एग्जीक्यूट होती है. इट इम्प्रूव द मेंटेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी. देन सेवंथ इज अ स्टोर प्रोसीजर एक्टिविटी. स्टोर प्रोसीजर एक्टिविटी क्या होता है, ये एग्जीक्यूट करता है स्टोर प्रोसीजर को, सीक्वल स्टोर प्रोसीजर्स को, लाइक ऑडिट लॉगिंग, updating watermark tables and recording pipeline status. And eighth is the activity web activity. Web activity REST API को कॉल करने के लिए यूज होता है. अगर कोई पाइपलाइन फेल हो रही है तो वेब एक्टिविटी को कॉल करके हम टीम को नोटिफिकेशन भेज सकते हैं. नाइन्थ से होता है हमारे पास गेट मेटा एक्टिविटी. गेट मेटा एक्टिविटी क्या करता है, ये रिट्रीव करता है मेटा डेटा को, लाइक फाइल एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, फाइल का साइज क्या है, लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या थी, बिफोर प्रोसेसिंग फाइल कौन सी थी. तो ये सब चीज़ें हमारे मेटा डेटा एक्टिविटी में रहती है. नाउ टेंथ इज द वैलिडेशन एक्टिविटी. वैलिडेशन एक्टिविटी का पर्पस होता है कि वो वेट करती है अंटिल अ फाइल बिकम्स अवेलेबल. सपोज वेंडर्स फाइल समटाइम अराइव लेट, तो वैलिडेशन एक्टिविटी चेक करेगा वेदर द एक्सपेक्टेड फाइल वाज प्रेजेंट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेसिंग. तो ये होता है हमारा, ये हमारी टोटल 10 एक्टिविटीज होती हैं. तो आई होप आपको सारी एक्टिविटीज़ अच्छे से समझ में आ गई होंगी. अब कभी अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू पूछता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ एडीएफ एक्टिविटीज़ जो हैव यूज्ड इन प्रोडक्शन, तो आपको इन सारी एक्टिविटीज़ को वन बाय वन उसको पूरा क्लियरली समझाना है कि हाँ मैंने अपने प्रोजेक्ट में कॉपी एक्टिविटी का यूज़ किया था, कब किया था, डेटाबेस नोटबुक का एक्टिविटी का यूज़ किया था, क्यों किया था, लुकअप एक्टिविटी का यूज़ किया था, फॉर ईच एक्टिविटी का यूज़ किया था, इफ कंडीशन एक्टिविटी, एग्जीक्यूट पाइपलाइन एक्टिविटी, स्टोर प्रोसीजर. अगर हमने स्टोर प्रोसीजर हमारे प्रोजेक्ट में थे तो फिर हमने सीक्वल स्टोर प्रोसीजर का यूज़ किया था. वेब एक्टिविटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गेट मेटा एक्टिविटी एंड वैलिडेशन एक्टिविटी. देन सेवंथ वन इज द हाउ डू यू रिमूव डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पाइस्पार्क डेटा फ्रेम. अगर हमारे पास पाइस्पार्क डेटा फ्रेम है तो उसमें हम, अगर हमको उसमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है तो तुम क्या करोगे. तो इसको डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करने के लिए पाइस्पार्क में दो मेथड्स होते हैं. फर्स्ट वन इज डिस्टिंक्ट एंड सेकंड वन इज ड्रॉप डुप्लीकेट. सो पाइस्पार्क प्रोवाइड्स डिस्टिंक्ट एंड ड्रॉप डुप्लीकेट्स टू रिमूव द डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स. डिस्टिंक्ट रिमूव्स फुली डुप्लीकेट रो, जितनी भी हमारे पास डुप्लीकेट रो होंगे सबको रिमूव कर देगा, वाइल ड्रॉप डुप्लीकेट्स कैन रिमूव डुप्लीकेट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कॉलम. इन प्रोडक्शन आई कॉमनली यूज विंडो फंक्शन विथ रो नंबर टू रिटेन द लेटेस्ट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन द टाइम स्टैम्प व्हेन हैंडलिंग डुप्लीकेट बिजनेस कीज. ओके, देन एट्थ इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नैरो एंड वाइड ट्रांसफॉर्मेशन. ये तो मेरे यूट्यूब में मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है कि वाइड ट्रांसफॉर्मेशन एंड नैरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आप वहाँ जाके इसको अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं. फॉर एज ऑफ नाउ, नैरो ट्रांसफॉर्मेशन डू नॉट रिक्वायर डेटा मूवमेंट बिटवीन द पार्टीशन, सो दे आर फास्टर एंड डू नॉट इन्वॉल्व शफलिंग.
and data narrow transformations include select, filter with column, map, and flat map. Wide transformation requires data from a multiple partition to be redistributed across the cluster, causing a shuffle. Examples: group by, join, distinct, drop duplicates, repartition, order by. Since shuffling is expensive, wide transformation generally have a higher performance cost. Wide transformation creates shuffle stages, and shuffle is usually a biggest performance bottleneck in the Spark job. आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ में आए होंगे और इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये टाइगर एनालिटिक्स में पूछे गए थे क्वेश्चंस। आपको ऐसे ही और इंटरव्यू क्वेश्चंस चाहिए और भी कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. Also leave your questions in the comment below. I will give your answers. Thank you for watching.